हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो प्लस टू का इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस कर रहे थे उसके अंदर हमारा जो सिलेबस चल रहा था वो भोक्ता का संतुलन चल रहा था। देखो, भोक्ता के संतुलन में हमने दो प्रकार की विचारधाराएं पढ़ी थी। एक गणनावाचक विचारधारा थी और एक क्रमवाचक विचारधारा थी। गणनावाचक विचारधारा के द्वारा हमने जो समसीमांत उपभोक्ता नियम के द्वारा उपभोक्ता का साम्य संतुलन कंप्लीट किया था 3 शर्तों के साथ। और उसके बाद उस क्लास के अंदर हमने लास्ट में क्या छोड़ा था, उसमें था हम पढ़ रहे थे क्रमवाचक विचारधारा। और क्रमवाचक विचारधारा के अंदर मैंने आपको ये कहा था भी इसके अंदर जो उपभोक्ता का आप साम्य करोगे वो आप करोगे एक तो तटस्थता वक्र के साथ, ठीक है। एक आपको पढ़ना है तटस्थता मानचित्र और एक आपको पढ़ना है इसके अंदर बजर रेखा। इसको कीमत रेखा भी कहा जाता है। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, उपभोक्ता का साम्य कंप्लीट करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तटस्थता वक्र की। जैसे आपके क्रमवाचक विचारधारा में दिया गया है उपभोक्ता का संतुलन वो कंप्लीट करते हैं सिस्टम से। तो सबसे पहले बात आती है तटस्थता वक्र की। देखो, तटस्थता वक्र क्या है, हमने ये पढ़ा था क्रमवाचक विचारधारा में भी उपयोगिता मापनीय नहीं है, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता बल्कि उसको क्रम दिया जा सकता है, यानी कुछ बिंदु दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम तटस्थता वक्र के द्वारा उसकी परिभाषा लिख देता हूँ। तटस्थता वक्र की मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ, उसका मीनिंग लिख देता हूँ, ताकि मीनिंग होने के बाद जैसे ही मैं कोई टेबल बनाऊँ, डायग्राम बनाऊँ, तो आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए भी हाँ बिल्कुल सही है सर, यही आपने बताया था, ये टेबल में है और यही क्या है डायग्राम में है। सबसे पहले लिखते हैं, देखो तटस्थता वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के संयोग से मिलकर बनता है। दो वस्तुओं के संयोग से मिलकर बनता है जिसका प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि को दर्शाता है। देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने तटस्थता वक्र का एक नाम भी लिखा था, जो हमने पिछली क्लास जो हमारी वीडियो में थी उसके अंदर लिखा था भी तटस्थता वक्र को समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं। समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यहाँ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि इसका प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि को दर्शाता है, इसी कारण इसको समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि तटस्थता वक्र का जितने बिंदु होते हैं, कितने बिंदु होता है, कितने बिंदु की बात करें, कोई रेखा पर अनंत बिंदु बना सकते हैं हम। तो जो तटस्थता वक्र आप बनाओगे उस पर जितने बिंदु आप बनाओ वो प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि को दर्शाते हैं, यानी चाहे कौन से बिंदु पर रहो, ए बी सी डी किसी पर रहो, सभी बिंदु आपको समान संतुष्टि देंगे। इसी कारण तटस्थता वक्र को क्या बोलते हैं हम, समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। तो ये नाम स्पष्ट हो गया, आपको मैंने कल बताया भी था भी जो हम आपके इसके एक्स्ट्रा नाम है उनको भी हम साथ साथ में करेंगे। तो यहाँ पर बात आती है तटस्थता वक्र को समसंतुष्टि वक्र क्यों कहते हैं, तो आप बता सकते हो इसका प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि को दर्शाता है। दूसरी शर्त क्या है, ये दो वस्तुओं के संयोग से बनता है, यानी दो वस्तुओं का संयोग होता है, चाहे एक्स ले लो वाई ले लो कुछ भी ले लो, यानी दो वस्तुओं का संयोग होता है, उनको मिलाकर ही हम तटस्थता वक्र का निर्माण करेंगे। टेबल बनाएंगे तभी हम दो वस्तु लेंगे, डायग्राम बनाएंगे तभी हम दो वस्तु लेंगे, उनके संयोग से जितने भी बिंदु बनेंगे वो सब बिंदु समान संतुष्टि को दर्शाएंगे, कोई अलग अलग संतुष्टि को नहीं दर्शाएगा। चलो बात करते हैं हम तटस्थता वक्र की परिभाषा। याद होगी, आप एक बार और रिपीट करता हूँ। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के संयोग से मिलकर बनते हैं, इसका मतलब दो वस्तुओं का संयोग होता है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों वस्तुओं की मात्राओं की संयोग होता है, मात्राएं। जैसे मैं बात करता हूँ, एक्स की 3 इकाई खरीदी मैंने, वाई की 4 खरीदी, ये दो वस्तुओं का संयोग है। एक्स की 4 खरीदी, वाई की 3 खरीदी, ये दो वस्तुओं का संयोग है, यानी दो वस्तुओं की मात्रा की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे भी हो सकता है एक्स की 0 खरीदी, वाई की 4 खरीदी, एक्स की 4 खरीदी, वाई की, है तो दो वस्तुओं का संयोग, यानी ये प्रत्येक बिंदु क्या करता है, दो वस्तुओं के संयोग से मिलकर बनता है। दो वस्तुओं की मात्रा से हम क्या करते हैं, बिंदु तैयार करते हैं, और जितने बिंदु हम बनाते हैं वो सब के सब समान संतुष्टि को दर्शाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, तटस्थता वक्र या समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसी तटस्थता वक्र को स्पष्ट करने के लिए हम इसकी एक टेबल तैयार करते हैं। एक टेबल बनाते हैं, इसी बात को हम इसके टेबल में स्पष्ट करेंगे। जो भी बात मैंने लिखी है वो यहाँ पर आप देख लेना। देखो, यहाँ पर तो हम बात करते हैं संयोग की। वस्तु दो है, एक एक्स ले ली हमने, एक वाई ले ली।
संयोग प्रथम द्वितीय, क्योंकि इसमें तो क्रम दिया जा सकता है ना। उपयोगिता तो क्योंकि क्रमवाचक विचारधारा कर रहे हो आप, और क्रमवाचक विचारधारा में तो उपयोगिता मापनीय नहीं है, उसमें तो क्रम देते हैं हम, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तृतीय चतुर्थ पंचम और छठम। कर्मी तो दिया है, मैं इसको ले लें ए संयोग, इसको ले लें बी, वो तो अपने सुविधा के लिए कुछ भी ले सकते हो, डी ई और एफ। हमने 6 क्या ले लिए, संयोग ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर x की 1 इकाई हमने ली और y की 25, ये पहला संयोग है। वियोगता जब x की 1 लेता है, y की 25 लेता है, तो उसको संतुष्टि क्या मिलती है, मान लेते हैं k संतुष्टि मिलती है। क्या मिलती है, k संतुष्टि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलें, द्वितीय क्रम आपको ये बताता है भी x की 2 इकाई लेगा और y की 20 लेगा, तो इसके अंदर भी वियोगता और संतुष्टि कितनी मिलेगी, k, क्योंकि संतुष्टि समान मिलनी है। तीसरा क्रम आपको ये 3 इकाई लेगा, यानी इसकी इकाई बढ़ाएगा तो उसकी कम करेगा, इसकी 16 लेगा तो उसमें भी संतुष्टि कितनी मिली, के। चतुर्थ लेगा, इसकी 4 इकाई, इसकी लेते हैं 13 इकाई, इसमें भी संतुष्टि के। पंचम में इसकी 5 इकाई, इसकी 11 इकाई, संतुष्टि के। छठ में इसकी 6 इकाई, इसकी 10 इकाई और संतुष्टि के। अब देखो क्या सिस्टम है, देखो 2 वस्तुओं का संयोग है, आपको प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम और छठम बता रहा है, ठीक है। और प्रत्येक संयोग पर संतुष्टि देख लो समान है, प्रत्येक संयोग पर संतुष्टि क्या है, समान है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर आप ए संयोग पर रहोगे तो भी संतुष्टि आपको उतनी मिलेगी, बी पर रहोगे तो भी उतनी मिलेगी, सी पर रहोगे तो भी उतनी मिलेगी, डी ई एफ, चाहे कितने बिंदु पर रहो आप, कितने बिंदु एफ जी एच कितने बिंदु बना सकते हो, सब में संतुष्टि क्या रहेगी, समान रहेगी, संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं हम, समसंतुष्टि वक्र कहते हैं। और ये 2 वस्तुओं के संयोग से मिलकर बनता है, ये संयोग आपको दे रखे हैं यहाँ पर, 2 वस्तुओं के संयोग से मिलकर बनता है, 2 वस्तुओं की मात्रा है, ये उपयोगिता नहीं है, क्योंकि इसमें उपयोगिता तो मापनीय नहीं है। क्रमवाचक विचारधारा कहते हैं उपयोगिता तो माप ही नहीं सकते हम, तो उपयोगिता मापनीय नहीं है, इसका मतलब 2 वस्तुओं की मात्रा के संयोग से मिलकर जो बिंदु बने हैं उनमें जो संतुष्टि मिलती है वो क्या मिलती है, समान मिलती है। अब इसके आधार पर हम डायग्राम बनाते हैं, देख लो यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ भाई, यहाँ थोड़ा इधर लिख देता हूँ, संयोग प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम और छठम, ठीक है। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल आपका ये मैटर है। देखो इसके अंदर क्या दिया है, इधर आप y वस्तु ले लो, ओ वाई एक्स पर आपने क्या ली, y वस्तु, और ओ एक्स एक्स पर क्या ले लो आप, x वस्तु, क्योंकि ये 2 वस्तुओं के संयोग से मिलता है ना, तो 2 वस्तु ले ली, एक y वस्तु ले ली हमने और एक क्या ले ली, x वस्तु ले ली, यहाँ y वस्तु यहाँ पर x वस्तु। अब देखो आपने जो ये 9th 10th के अंदर किया था ना, पैमाना लेते हैं हम, पैमाना लेकर ही हम क्या करते हैं, पूरी संख्याओं को रखते हैं। तो पैमाना लो, x वस्तु का तो 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 तक कर लो, ठीक है। ये कहाँ तक जाता है, 25 तक, तो कितने 2 का ले लो, 3 का ले लो, ठीक है, जितना भी आपको इच्छा हो 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 20 22 24 और 26, ठीक है। ये आपने क्या लिया, पैमाना लिया, इधर y वस्तु के लिए हमने 2 का पैमाना लिया, यहाँ तो 1 का पैमाना है, क्योंकि पैमाना कितने लेना है वो तो आपको संख्या बताएगी, कितनी अधिकतम संख्या है हमारे पास। अब आपको पहला संयोग क्या बताता है, पहला संयोग बताता है x की 1 इकाई और y की 25 है, x की 1 y की 25, ये पहला आपका बिंदु है, जिसको हमने क्या नाम दिया, ए बिंदु, क्या लिख देता हूँ मैं। दूसरा संयोग आपको क्या बताता है, x की 2 और y की 20, y की 20 और x की 2, ये आपका दूसरा बिंदु जो बी बिंदु है, ठीक है। तीसरा संयोग आपको बताता है x की 3 और y की 16, x की 3 यहाँ है, y की 16 यहाँ है। तीसरा बिंदु आपको क्या बताता है, चौथा बिंदु x की 4 और y की 13, x की 4 इनके मध्य आ जाएगी और y की 4 यहाँ आ जाएगी,
उसके बाद नेक्स्ट आपका बिंदु क्या बताता है, x की 5 और y की 11, y की 11 इनके मध्य आएगी और x की 5 आपका ये आ जाएगा, A B C D E। उसके बाद नेक्स्ट आपका बिंदु जो बताता है भी x की तो 6 होगी और y की कितनी है 10, y की 10 होगी इधर और x की 6। ये आपका नेक्स्ट D बिंदु हो गया, D E F बिंदु हो गया। ठीक है, यानी आपने क्या कर लिए, आपने 6 प्रकार के संयोग तैयार कर लिए। अब जब इन बिंदुओं को मिला देंगे हम, देखो इसको मिला देते हैं आपस में। ये आपका क्या है, ये आपका त्रस्ता वक्र है। क्या है, त्रस्ता वक्र। देखो ये आपका त्रस्ता वक्र है, इसमें आप ये चेक कर सकते हो, ये दो वस्तुओं के संयोग से मिलता है, y और x से मिलकर बना। ये जो संयोग है A B C D E F, ये अपने टेबल के द्वारा तैयार किया, और इसमें चाहे A है, B है, C है, चाहे D है, चाहे E है, चाहे F है, सभी से क्या मिलती है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। बस यही तो बात मैंने आपको मीनिंग में लिखाई थी, अर्थ में लिखाई थी, वो इसमें कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हमने अर्थ क्या लिखा था भी, त्रस्ता वक्र वह वक्र होता है इसका जो दो वस्तुओं के संयोग से मिलकर बनता है और जिसका प्रत्येक बिंदु वो समान संतुष्टि को दर्शाता है, इसी कारण इसको समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं। टेबल हमने इसके आधार पर बनाई थी, भी संयोग लिख लिए अपने 6। ठीक है, पहला संयोग x की 1 y की 25, दूसरा x की 2 y की 20, तीसरा x की 3 y की 16, x की 4 y की 13, x की 5 y की 11, x की 6 और y की 10। अब इधर ले लो, x की 1 y की 25, ये बिंदु ले लिया हमने। फिर x की 2 y की 20, ये बिंदु हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, x की 13, x की 16 और y की 3, x की 13, y की 4, x की 11, y की 5, x की 10 और y की 6। ये आपका क्या हो गया, सेकंड आपके टोटल संयोग हो गए A B C D E और F। बस ये आपका त्रस्ता वक्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी त्रस्ता वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के संयोग से बनता है। A B C D E F आपका संयोग है, जिसका प्रत्येक बिंदु चाहे A हो, चाहे B हो, C हो, कितने बिंदु बना सकते हो आप, कि जितने भी बिंदु बनेंगे सबके सब क्या दर्शाएंगे, समान संतुष्टि को बताएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, त्रस्ता वक्र कहते हैं। यानी त्रस्ता वक्र आपका कंप्लीट हो चुका है। कितना सिंपल है, वही बात मैंने अर्थ में लिखी थी, वही बात मैंने टेबल में लिखी थी और वही बात मैंने डायग्राम में लिख दी। लिखा वही है, दो वस्तुओं का संयोग, दो वस्तुओं का संयोग, प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि, प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि। बस मैटर मैंने इतने लिखा है, चाहे वो मैंने टेबल बनाई थी, चाहे मैंने उसका मीनिंग या अर्थ लिखा था और चाहे मैंने उसका डायग्राम तैयार किया था। अब देख लो, अब ये सर आप कहोगे जी ये तो अगर 5 नंबर का प्रश्न आ जाए या 3 नंबर 4 नंबर का प्रश्न आ जाए तो उसके अंदर इतना सिर्फ टेबल या अर्थ लिखने से काम चलेगा? तो सिंपल सी बात है, देखो जो इंडिया वाले होते हैं ना बहुत दार्शनिक है, गप्पे मारनी बहुत आती है। उनके पास सामने कोई प्रश्न आ जाए ना, एक शब्द ही समझा जाए तो 4 पेज भर आते हैं, चाहे कुछ भी नहीं आता हो। दार्शनिक है ना, बहुत बड़े फिलोसफर हैं, बहुत सोचते हैं, लंबी मारते हैं, बहुत लंबी लंबी हाँकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर इतना आपको पता है तो इससे संबंधित आप नीचे चाहे 3 पेज भर दो, आप पर डिपेंड है। अब इसी टेबल को आप परिभाषित कर सकते हो। मैं आपको डायग्राम को परिभाषित करना सिखाता हूँ। इसी डायग्राम के नीचे आपको एक पेरा बनाना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है, हमने ओ वाई अक्ष पर y वस्तु ली, ओ एक्स अक्ष पर हमने x वस्तु ली। ठीक है, हो गया, दो वस्तु से हो गई कंप्लीट। जैसा कि टेबल में दर्शाया गया है, x वस्तु की 1 इकाई और y की 25 इकाई है, जो हमारे जो त्रस्ता वक्र है उसको A बिंदु को दर्शाता है। x की 2 इकाई है, y की 20 इकाई, यानी 1 की इकाई बढ़ाएंगे तो 1 की तो कम तो होगी ना। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि सीमित साधन है, आवश्यकताएं ज़्यादा है। ऐसा नहीं हम x की इकाई बढ़ा लें और y की कम ना करनी पड़े, होता है ऐसा? कभी नहीं होता। यदि हमें एक वस्तु खरीदनी है तो एक वस्तु कम करनी पड़ेगी। घर वाले ही बोलते हैं यदि आपको पेंसिल लेना है तो आपको ये नहीं मिलेगी, अगर आपको ये लेना है तो ये नहीं मिलेगा, बोलते हैं नहीं बोलते? इसका मतलब अगर एक वस्तु इकाई बढ़ाओगे तो एक की कम करनी आपको पड़ेगी। बस ये बात यहाँ लिखोगे। x की इकाई जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे y की इकाई भी हम क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है, x की 1 से 2 इकाई की
y की 25 से 20 होगी, फिर 2 से 3 की 22 की 20 से 16 होगी, x की फिर 4 की y की 13 होगी, फिर 5 की इसकी 11 होगी, फिर 6 की इसकी 10 होगी। ठीक है, और इन सब बिंदुओं को जो मिले हैं संयोग मिले हैं उसको मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? तटस्थ वक्र कहलाती है। और उसका प्रत्येक बिंदु होता है वो समान संतुष्टि को दर्शाता है, जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है या आपकी जो टेबल या तालिका में स्पष्ट है। यानी इस तरह आप लाइनें लिख सकते हो कितनी भी, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? टेबल को देख कर ही तो लिखना है, इस डायग्राम को देख कर ही तो लाइनें बनानी है। तो आराम से आप कितनी भी लाइन बना सकते हो, एक पेज आराम से आप भर सकते हो। यानी तटस्थ वक्र का मैटर इतना ही है, बस दो वस्तुओं के संयोग बनाना है आपको और सभी बिंदुओं को समान संतुष्टि आपको दर्शानी है। इससे ज़्यादा आपका टेबल मतलब तटस्थ वक्र में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तटस्थ वक्र का आपका 1% कंप्लीट हो गया। तो बात सुनो भाई, हम जो कर रहे हैं ना, हम टोटल मैटर ऐसे ही करेंगे, साथ में तुम्हारे पर्सन होंगे और साथ में हमारा सिलेबस भी होगा। यानी मैं आपको इस प्रकार से सिलेबस कराऊंगा, साथ में तो आपके देखो ये पर्सन है तटस्थ वक्र का। तटस्थ वक्र का अर्थ बताओ, तटस्थ वक्र को रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करो, तटस्थ वक्र को तालिका और रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करो, तटस्थ वक्र का परिभाषा दो। ठीक है, इसे समसंतुष्टि वक्र क्यों कहते हैं? तटस्थ वक्र का प्रत्येक बिंदु दर्शाता है समान संतुष्टि को। तटस्थ वक्र बनता है दो वस्तुओं के संयोग से। यानी कहने का मतलब कितने ही प्रश्न आ जाए आप उसका आराम से आंसर दे सकते हो, आपको कोई ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। आराम से आप जितने चाहो उतने उत्तर दे सकते हो। आप कुछ भी पूछ ले आपको तटस्थ वक्र से, अगर आपको उसका मीनिंग, टेबल और डायग्राम याद है और तीनों का अर्थ एक ही है, चाहे आप मीनिंग याद कर लो, चाहे आप टेबल याद कर लो, चाहे आप डायग्राम याद कर लो, तीनों का अर्थ सेम ही निकलता है, इससे अलग कोई अर्थ है ही नहीं। ठीक है, अब आपका जो इसके अंदर नेक्स्ट आता है वो भी एक आपके सिलेबस में है और साथ में उसका एक पर्सन भी बहुत बार रिपीट होता है, वो है आपका तटस्थ मानचित्र। और मैंने आपको बताया था तटस्थ मानचित्र कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 मिनट का काम है। तटस्थ मानचित्र की बात करते हैं, तटस्थ मानचित्र। अब देखो तटस्थ मानचित्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तटस्थ जो मानचित्र होता है ना, सॉरी एक मिनट, तटस्थ मानचित्र, इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूँ। जब भी हम कोई बात करते हैं ना, उसके बारे में अर्थ तो पता होना चाहिए ना। घर वाले ने कहे चलो वो सामान लेके आओ, जब तक हमें कुछ बताएंगे नहीं तब तक क्या लाएंगे? सामान में तो बहुत कुछ आता है। छोटे बच्चों कहते हैं ना चीनी लाओ, जो छोटा बच्चा होता है वो सोचता है क्या होता है, क्या मंगा रहे हैं, वो सोचता है, बार बार पूछता है क्या लाना है, फिर वो कहता है छोटे छोटे दाने से होते हैं जो मीठे होते हैं वो लानी है क्या। कहने मतलब जब तक उसका अर्थ नहीं बताएंगे, जब तक उसको गुण नहीं बताएंगे उसका है क्या, तब तक वो ला नहीं पाएगा। उसी प्रकार जब तक हमें तटस्थ मानचित्र का अर्थ ही पता नहीं होगा ना, तब तक उसको हम नहीं बता सकते। इस प्रकार हमने तटस्थ वक्र का सिर्फ अर्थ पढ़ा था, उसके आधार पर टेबल भी बना दी, डायग्राम बना दिया, हर बात समझ आ गई। अगर मैं पहले डायग्राम या टेबल बनाता तो समझ नहीं आता कुछ। इसी प्रकार तटस्थ मानचित्र का आपको अर्थ बताना चाहिए। देखो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सुनो। जब एक वक्र में, या लिखो एक रेखा चित्र लिख लो, एक रेखा चित्र में एक से ज़्यादा तटस्थ वक्रों को दर्शाया जाए तो उसे तटस्थ मानचित्र कहते हैं। देखो कितना सिंपल है। आपने तटस्थ वक्र किया था ना, ये किया था, और इसी तरह एक से ज़्यादा बना दो, ये तटस्थ मानचित्र बन गया। बस बात समझ रहे हो? अरे तटस्थ वक्र किया था, इसके अंदर एक वक्र था, और जब एक से ज़्यादा तटस्थ वक्रों को बना दो, आपका क्या बन जाएगा? तटस्थ मानचित्र। उसको तटस्थ मानचित्र कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब मैं तटस्थ मानचित्र बनाता हूँ यहाँ पर। देखो मैंने बना दिया तटस्थ मानचित्र। मैंने क्या लिखा है? जब एक ही रेखा चित्र में, रेखा चित्र एक है, यहाँ पर y वस्तु है क्योंकि दो वस्तु का संयोग होता है, यहाँ पर x वस्तु है। अब एक ही वक्र है, एक ही रेखा चित्र है, उसमें मैं एक से ज़्यादा तटस्थ वक्रों को दर्शा दूँ। 1 2 3, एक से ज़्यादा 3 करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। एक से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 बना लो, कोई बात नहीं है तो एक से ज़्यादा ना।
एक से ज़्यादा को दर्शा रहा हूँ मैं। बस ये क्या है, ये तटस्थता मानचित्र है, तटस्थता मानचित्र। कितना सिंपल है। तटस्थता वक्र तो आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तटस्थता मानचित्र, जब एक से ज़्यादा तटस्थता वक्र जो आपने पढ़ा है ना, एक बनाया था वहाँ पर, यहाँ पर इस रेखा चित्र में एक से ज़्यादा बना दो। और जैसे ही आपका एक से ज़्यादा, यानी दो भी हो सकते हैं, तीन भी, एक से ज़्यादा होते हैं, दो होते हैं तो भी आपका तटस्थता मानचित्र है। तीन बना रहे हो तो भी आपका तटस्थता मानचित्र है। चार बना रहे हो यानी एक से ज़्यादा होना चाहिए, वो तटस्थता मानचित्र कहलाता है। बस सिंपल सी बात है, कोई सोचने की बात ही नहीं है, कोई परिभाषा ही नहीं है इसकी। अगर आप एक ही रेखा चित्र में एक से ज़्यादा तटस्थता वक्रों को दर्शा दो या एक से ज़्यादा तटस्थता वक्रों को बना दो, आपका क्या बन जाएगा, तटस्थता मानचित्र तैयार हो जाएगा। अब इसको हम पढ़ते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। अब ध्यान से बात सुनो, हमने क्या बनाया था, तटस्थता वक्र बनाया था। इधर देखो, इसको पूरा करते हैं पहले। इसके अंदर हमने क्या किया था, इसके अंदर जैसे ही हमने कहा था भी एक वस्तु की इकाई x की बढ़ानी है तो y की हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ये बात हमने की या नहीं की। अगर आप x की इकाई बढ़ा रहे हो तो y को आपको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तभी तो एक ही तटस्थता वक्र क्या दर्शाता है, समान संतुष्टि को दर्शाता है। लेकिन ये देखो ध्यान से, मान लेते हैं ये है, यहाँ पर x वस्तु है, यहाँ पर x वस्तु है, यहाँ y वस्तु है, ठीक है। अब एक ही वक्र तो समान संतुष्टि को दर्शा रहा है। यदि हम ऊपर वाले वक्र की बात करें, y1 x1 x2 y2 x3 और y3, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर तो आपने एक की इकाई बढ़ाई तो एक की कम की, यहाँ पर आपकी दोनों की इकाई बढ़ रही है, एस की बढ़ रही है, y की बढ़ रही है। y की कम करने की जरूरत नहीं है, आपने x की बढ़ाई और y की बढ़ाई, फिर x की भी बढ़ी y की बढ़ी, जब x की बढ़ी और y की भी बढ़ी। इसका मतलब जब आप नीचे वाले तटस्थता वक्र से ऊपर वाले तटस्थता वक्र पर जाते हो, ये नीचे वाला है, ऊपर वाला होता है, ध्यान रखना दाईं ओर की बात आती है। जहाँ पर आपका दायां होता है वही दायां होता है। नीचे आओगे तो इसका मतलब ये बाईं ओर की बात आती है, यानी हमारा बायां, ये बाईं ओर की बात आ रही है। अब इसको ध्यान से चेक करो आप, यानी जब आप एक ही तटस्थता वक्र पर रहते हो तब तो होती है समान संतुष्टि। समान संतुष्टि क्यों होती है, क्योंकि अगर आप एक की इकाई बढ़ा रहे हो तो एक की आपको क्या करनी पड़ेगी, कम। लेकिन जब ऊपर वाले से नीचे वाले से ऊपर वाले वक्र पर चले जाते हो तो आपकी x की इकाई भी बढ़ती है और y की इकाई भी बढ़ती है, यानी आपकी दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ रही है। और दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ रही है तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, फायदा ही होगा। अरे वस्तु ज़्यादा मिल रही है हमें, घर वालों ने कहा या तो ये लो या ये लो, वहाँ पर तो कन्फ्यूजिंग है, चाहिए दोनों वस्तु। अगर दोनों मिल जाए खुश तो ज़्यादा ही होंगे ना, फायदा ही होगा हमें। लेने एक वस्तु गए, ले दो आए, दो ले आए, इसका मतलब हमारी संतुष्टि का स्तर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि पहले संतुष्टि समान थी, क्योंकि एक को बढ़ाकर एक कम कर रहे हैं, अब दोनों ही बढ़ रही है, इसका मतलब हम ज़्यादा संतुष्ट होंगे, ज़्यादा खुश होंगे, ज़्यादा पापा पापा करेंगे, भाई मैं दोनों वस्तु दिला दिया आपने, ज़्यादा संतुष्टि। जब एक छोड़कर एक ले आएंगे ना तब इतने संतुष्ट नहीं होंगे। घर वाले पूछेंगे ये ले आया कहाँ, और साथ में ये भी कहेंगे पापा ने वो नींद रही वो वहीं छोड़ दी, कम संतुष्ट है ना। लेकिन जब दोनों वस्तु मिलेगी तो ज़्यादा संतुष्ट होंगे। इसका मतलब ऊपर वाला वक्र, दाईं ओर का वक्र नीचे वाले वक्र से ज़्यादा संतुष्टि को दर्शाता है। यानी पहले नंबर का वक्र है वो 2 नंबर से कम संतुष्टि को दर्शाता है, 2 नंबर का वक्र 1 नंबर से ज़्यादा संतुष्टि को दर्शाता है, क्योंकि ज़्यादा वस्तु आ रही है। 3 नंबर का वक्र 2 नंबर से ज़्यादा संतुष्टि को दर्शाता है, क्योंकि दोनों वस्तुएं बढ़ रही है। 4 नंबर का वक्र 3 वाले से ज़्यादा संतुष्टि को दर्शाता है, क्योंकि दोनों वस्तुएं बढ़ रही है। बात समझ रहे हो ना भाई, जब हमारी वस्तुएं बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी संतुष्टि। देखो एक ही वक्र पर जितने बिंदु होंगे, एक ही वक्र पर, वो तो दर्शाएंगे समान संतुष्टि को। ये एक ही वक्र पर थोड़ी है, ये तो पहले वक्र पर है A, ये दूसरे वक्र पर है B, ये तीसरे पर है C, ये चौथे पर D है। इसका मतलब A B जो बिंदु है वो A से ज़्यादा संतुष्टि को दर्शा रहा है, क्योंकि दाईं ओर के वक्र पर है। C बिंदु B से ज़्यादा संतुष्टि को दर्शा रहा है, क्योंकि वो दाईं ओर बिंदु है। D बिंदु C बिंदु से ज़्यादा संतुष्टि को दर्शा रहा है, क्योंकि वो दाईं ओर है। आप उल्टा ले लो, D बिंदु से C बिंदु कम संतुष्टि को दर्शा रहा है, क्योंकि बाईं ओर है, क्योंकि इससे नीचे आ जाता है। B बिंदु C से कम संतुष्टि को, क्योंकि इसके बाईं ओर है। A बिंदु B से कम संतुष्टि को, क्योंकि ये इससे
बाईं ओर वाला वक्र है, इसलिए कम संतुष्टि को दर्शाते हैं। देखो ये तटस्थ वक्र समझा गया। जो मैं बोल रहा हूँ ना वो बात आप नीचे लिखनी है इसके, ये लिखोगे जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि ओ वाई एक्स पर वाई वस्तु ली, ओ एक्स एक्स पर एक्स वस्तु ली, ठीक है। और एक ही जो तटस्थ वक्र होता है वो समान संतुष्टि को दर्शाता है, लेकिन जो दाईं ओर का वक्र होता है, नीचे से ऊपर वाला वक्र होता है, वो ज़्यादा संतुष्टि को दर्शाता है। यानी एक भोक्ता जब दाईं ओर चला जाएगा तो ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी, बाईं ओर नीचे की ओर आएगा तो उसको कम संतुष्टि प्राप्त होती जाएगी, जैसा कि रेखा चित्र में दिया गया है। जो फर्स्ट जो आपका तटस्थ वक्र है वो सबसे कम संतुष्टि को दर्शा रहा है, फोर्थ नंबर का ज़्यादा संतुष्टि को, सबसे ज़्यादा संतुष्टि को, सबसे ज़्यादा दाईं ओर है, वो सबसे ज़्यादा दाईं ओर है, जिसका मतलब ये तीनों से ज़्यादा संतुष्टि को दर्शा रहे हैं। तीसरे नंबर का ये दोनों से ज़्यादा संतुष्टि को दर्शा रहे हैं, दूसरे का पहले से ज़्यादा संतुष्टि को दर्शा रहा है, और ये तीनों से सबसे कम संतुष्टि कौन दर्शा रहा है, जो पहला तटस्थ वक्र है, क्योंकि ये बिल्कुल बाईं ओर है, ये बिल्कुल बाईं ओर है, ये बिल्कुल क्या है, दाईं ओर वाला वक्र है। ठीक है, ये आपका तटस्थ वक्र भी कंप्लीट हो चुका है। देखो ध्यान से आप मेरी बात सुनो। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक तो तटस्थ वक्र का अर्थ पढ़ा हमने, एक हमने तटस्थ मानचित्र पढ़ा। तटस्थ वक्र का हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो वक्र समान संतुष्टि को दर्शाता हो, दो वस्तुओं के संयोग से मिलता हो, उसको हम तटस्थ वक्र कहते हैं। उसकी हमने टेबल भी तैयार की थी, एक बढ़िया सी टेबल बनाई थी, और टेबल के आधार पर हमने क्या बना दिया, डायग्राम भी बना दिया। और डायग्राम को भी आगे हमने परिभाषित करना सीख लिया भी। अगर हमें 4-5 लाइनें आगे और भी एक पेरा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डायग्राम को देख कर ही लिखना है। उसके बाद हमने पढ़ा तटस्थ मानचित्र। तटस्थ मानचित्र आपको ये बताया गया तभी एक ही रेखा चित्र में जब एक से ज़्यादा तटस्थ वक्रों को हम दर्शा दें, भी एक ही रेखा चित्र में एक से ज़्यादा तटस्थ वक्रों को बना दें हम, तो इसे क्या बोलते हैं, तटस्थ मानचित्र कहते हैं। तटस्थ मानचित्र को भी हमने आगे परिभाषित किया, कैसे किया भी, जो तटस्थ मानचित्र है उसमें एक से ज़्यादा तटस्थ वक्र है, और एक ही तटस्थ वक्र के बिंदु होते हैं वो समान संतुष्टि को दर्शाते हैं। लेकिन जो दाईं ओर का वक्र होता है, दाईं ओर का, इसका मतलब ऊपर वाला वक्र भी कह सकते हो आप, दाईं ओर का भी कह सकते हो, ऊपर वाला। इसका मतलब जैसे जैसे हम दाईं ओर ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे हमारी संतुष्टि बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे हमारी संतुष्टि भी क्या होगी, कम होती जाएगी। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ भी, मान लेते हैं आप हैं और आपके सामने 4 तटस्थ वक्र दे रखे हैं। आपके पिताजी ने कह दिया, आपके कोई भी संरक्षक से माता है पिता है, वो ये कह दिया भी आप इनमें से एक को चुनो, तो किसको चुनोगे भाई, पहले को, दूसरे को, तीसरे को या चौथे को? हमेशा किसको चुनोगे, चौथे को चुनोगे। क्या रीजन है चौथे को चुनने का, क्योंकि चौथे में एक्स की भी ज़्यादा इकाई मिल रही है और वाई की भी ज़्यादा मिल रही है। अगर आपने तीसरे को चुन लिया तो इतनी इकाई कम हो जाएगी, सिर्फ इतनी मिलेगी, दूसरे को चुन लिया सिर्फ इतनी मिलेगी, और पहले को चुना सिर्फ इतनी मिलेगी। समझ रहे ना, इसका मतलब भोक्ता हमेशा दाईं ओर वक्र पर जाना चाहता है। आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर आइसक्रीम थी और यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे टॉफ़ी थी, टॉफ़ियाँ थी या कुछ भी। अब आप छोटे बच्चे हो, आपको कहे जी हाँ कौन से वक्र पर जाओगे, कम प्राप्त करना चाहेंगे क्या? हम तो ज़्यादा ही चाहेंगे। हम कहेंगे, हमें तो बच्चे कहते हैं ना आइसक्रीम जाते हैं या कुछ और कुछ उनको खाने की वस्तु लाते हैं, वो कहेगा मैं 2 लूँगा, वो कहेगा मैं 3 लूँगा, वो कहेगा मैं 4 लूँगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रत्येक चाहता है मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, कम न मिले, मेरे को ज़्यादा मिले, और ज़्यादा उसको तभी मिलेगी जब वो दाईं ओर ऊपर वाले वक्र पर जाएगा, जब वो दाईं ओर ऊपर वाले वक्र पर जाएगा। इसका मतलब अगर आपके पास ये 4 ऑप्शन है, प्रश्न आ जाते हैं, सिंपल सा आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है भी आप अगर एक उपभोक्ता हो, आपको क्या कह दिया, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो एक डायग्राम दे दिया आपको, और ये डायग्राम देकर आपसे पूछ लिया यदि आप उपभोक्ता हो, आप उपभोक्ता हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको साफ कर देता हूँ एक बार। मैं प्रश्न लिखता हूँ, आप एक उपभोक्ता हो, आपके सामने 3 तटस्थ वक्र दिए हैं, तटस्थ वक्र जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है दिए हैं, तो आप कौन से वक्र पर रहना पसंद करोगे? बताओ। प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, आपको छोटा सा डायग्राम बना दिया उसके प्रश्न के अंदर ही, और आपसे ये पूछ लिया कि आप एक उपभोक्ता हो। उपभोक्ता इसका मतलब आप वस्तु खरीदना चाहते हो, आपको वस्तु चाहिए,
और आपके सामने ये 3 क्या दे रखे हैं, वक्र दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से वक्र पर रहना पसंद करोगे, तो आप क्या आंसर दोगे, ईमानदार से बताना, क्या दोगे? बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल सही है। कौन सा देंगे? हम कौन से रहना पसंद करेंगे? 3rd नंबर के तटस्थ वक्र पर रहना पसंद करेंगे। अब आपसे पूछ ले साथ में भी 3rd नंबर पर रहना पसंद क्यों करोगे आप? पसंद क्यों करोगे बोलो? अब इसका भी आंसर कैसे दोगे आप? बिल्कुल सही है आपकी बात, क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें x व y दोनों वस्तुओं की मात्रा अधिक मिलती है, दोनों वस्तुओं की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। इसी कारण हम क्या करेंगे, ऊंचे वाले जो दाईं ओर का वक्र होता है, जो तटस्थ वक्र होता है, उसी को हम क्या करेंगे, पसंद करेंगे, या उसी पर रहना हमें क्या होगा, पसंद होगा। उससे क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा। कोई ऐसा नहीं चाहता उसको कम मिले। आप भी बाजार से वस्तु लेना जाते हो ना, तब भी आप ये सोचते हो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जब पापा के साथ जाते हैं ना, छोटा बच्चा आता है, वो सारी दूर रास्ते में बोलता आता है, पापा ये ले दिलाना, ये दिलाना, ये लेना। आप ट्राई करके देख लेना। आपके अब तो बड़े हो, आप +2 में पढ़ते हो, लेकिन जब छोटे थे अपने पिताजी से पूछना भी, मैं कभी बाजार में सामान लेने जाता तो क्या करता था, वो स्टार्ट से ही लग जाता था, मेरे को ये दिला देना, मेरे को गाड़ी, मेरे को JCB, मेरे को ट्रक चाहिए, मेरे को ये चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। और बाज़ार में जाकर ही जब भी दुकान देखता था, कोई सामान था, तब झट से मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को। इसका मतलब वो क्यों कहता है? क्योंकि वो ज़्यादा वस्तु चाहता है। क्या चाहता है? ज़्यादा वस्तु। अब अपने पर ले लो, मैं जाता हूँ बाज़ार के अंदर, या आप जाते हो, आप भी जब मान लो 2-3 रेडियाँ लगी होती है, वहाँ से आपको फ्रूट खरीदने हैं, तो फ्रूट खरीदते व्यक्ति भी आप क्या देखोगे, आप ये चाहोगे भी जो कम पैसे में ज़्यादा वस्तु मिल जाए आपको। इसलिए आप 2-3 रेडियो से पूछोगे, और जहाँ पर आपको बढ़िया सामान मिले और सस्ती कीमत में मिले, आप उससे खरीद लो। क्यों खरीदते हो? क्योंकि वहाँ से आपको ज़्यादा वस्तु प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ज़्यादा वस्तु प्राप्त हो रही है, इसका मतलब उसको क्या हो रही है, ज़्यादा संतुष्टि भी प्राप्त हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो आगे हम पढ़ेंगे। अब आपने दिमाग में सोचा भी होगा, सर तटस्थ वक्र का शेप ऐसी क्यों है, इसको ऐसी क्यों बनाया आपने, इसका आकृति ऐसे क्यों है, ये ऐसी बनावट ऐसी क्यों है तटस्थ वक्र की। इसी के आधार पर आपकी बुक के अंदर एक प्रश्न दिया गया, उसको पूरा करते हैं। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, ठीक है, उसी को पूरा करते हैं। उसे कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांतर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर। देखो जो भी वक्र होता है ना, वो इस पर डिपेंड करता है भी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कैसी है उसमें। अब सबसे पहले इसका अर्थ सुनते हैं। प्रतिस्थापन क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपभोग करना, दूसरी वस्तु का उपभोग करना। इसका मतलब एक वस्तु को छोड़ देना, उसके स्थान पर दूसरे। से हमने तटस्थ वक्र बनाया था ना, उसके अंदर x की इकाई तो बढ़ा रहे थे, y की कम कर रहे थे, x की बढ़ा रहे थे, y की कम कर रहे थे, x की बढ़ा रहे थे, y की कम कर रहे थे। याद आ रहा है आपको, है ना? यानी x y के स्थान पर x वस्तु खरीद रहे हैं, y को तो छोड़ रहे हैं, उसके स्थान पर x वस्तु को बढ़ा रहे हैं। वो होता है प्रतिस्थापन, यानी y के स्थान पर x को प्रतिस्थापन कर रहे हैं, y के स्थान पर x को क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं। सीमांतर होता है एक इकाई का। मैंने कहा था जहाँ पर सीमांत आता है वहाँ पर एक अतिरिक्त होता है, एक अतिरिक्त इकाई की बात होती है। देखो एक अतिरिक्त इकाई लेने पर इसकी कितनी इकाई छोड़ रहे हैं हम, कितनी इकाई त्याग रहे हैं, ये होता है सीमांतर। जैसे x वस्तु की इकाई बढ़ा रहे हैं हम, तो x वस्तु की इकाई बढ़ाने के लिए y की कितनी इकाई हम त्याग रहे हैं, उसे बोलते हैं हम सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है। अब होता है तटस्थ वक्र में जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है वो कैसी होती है, ध्यान रखना। प्रतिस्थापन की सीमांत दर ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक, घटती हुई। इसी कारण तटस्थ वक्र होता है वो मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है, मूल बिंदु के उन्नतोत्तर,
यानी इसकी आकृति होती है वो ये होती है। ठीक है, इसका रीजन एक ही होता है भी यहाँ पर देखो प्रतिस्थापन की सीमांतर तो ये कहता है आपको भी एक वस्तु को लेने के लिए दूसरी वस्तु में छोड़ते हैं। ये एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को हम प्रतिस्थापन करते हैं, यानी उसको लेते हैं एक को छोड़ देते हैं। लेकिन तरसता वक्र में जो छोड़ने की प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक होती है, घटती हुई होती है, घटती होती है, ऋणात्मक होती है। कैसे होती है देखो, अब ये टेबल ही देखो, हमने इसकी एक इकाई प्राप्त करने के लिए इसने कितनी इकाई छोड़ दी 5, उसके बाद इसकी एक इकाई प्राप्त करने के लिए कितनी छोड़ी 4, एक इकाई प्राप्त करने के लिए कितनी छोड़ी 3, फिर एक इकाई प्राप्त करने के लिए कितनी छोड़ी 2, और उसके बाद एक इकाई के लिए कितनी छोड़ी 1। इसका मतलब ये देख लो आप, देखो ऋणात्मक है, घटती हुई है ना, प्रतिस्थापन हो रहा है, एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु की इकाई छोड़ रहे हैं हम। पहले तो कितनी छोड़ी 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी घटती हुई मात्रा में छोड़ रहे नहीं छोड़ रहे। इसी कारण तरसता वक्र क्या होता है, मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है। देखो ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने क्या है, एक तो तरसता वक्र किया, तरसता मानचित्र किया, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चलेंगे ताकि हर चीज़ आपको समझ आती रहे। ज़्यादा प्रश्न हो गए ना तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसी हम प्रतिस्थापन की सीमांतर को एक बार कल जैसे ही हम क्लास शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास, उसके अंदर एक बार उसको बताएंगे भी इसकी ऋणात्मक होती है, घटती हुई है, वो कैसे होती है। इसको मैं यहीं छोड़ता हूँ, आपको सिर्फ तरसता वक्र और तरसता मानचित्र तक आप अपना नोट्स तैयार कर लेना, उसको पढ़ लेना, उसको समझ लेना। ये प्रतिस्थापन की सीमांतर एक बार हम और आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी क्लास होगी उसमें एक बार और करेंगे भी ये टेबल में ये कैसे बना है जी, ये मूल बिंदु का उन्नतोत्तर क्यों होता है जी, इसको एक बार और रिपीट करेंगे हम। ठीक है, ये क्लास आपकी यहाँ तक ही है, यहाँ तक आप नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।